क्लॉक जीन्स को हम सर्काडियन क्लॉक जीन्स भी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लॉक जीन्स के बारे में और क्लॉक जीन्स को सर्काडियन क्लॉक जीन्स भी कहते हैं। सो क्लॉक जीन्स आर आल्सो सिनोनिमस टू सर्काडियन क्लॉक जीन्स। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई क्लॉक जीन्स हैं क्या। क्लॉक जीन्स जो है तो आपके पास जीन्स है जिनकी वजह से बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्काडियन रिदम जो है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेंटेन रहती है। ये जीन्स क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं कुछ इस तरह से कि इनकी वजह से खुद ब खुद एक फीडबैक मैकेनिज्म मेंटेन हो जाता है। उसमें जो है तो इसी साइकिल में कभी एक्टिवेशन होती है जीन्स की, कभी इनएक्टिवेशन होती है जीन्स की। और ये सारे के सारे एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन, ये जो ऑटो रेगुलेशन फीडबैक मैकेनिज्म है, ये सारा का सारा 24 घंटे के टाइम में होता है हमारे पास। तो यहाँ पर फिर मैंने यही डेफिनेशन लिख भी दी है आप लोगों के लिए कि हमारे पास डिफरेंट नंबर के जीन्स हैं जो कि आपस में इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ और खुद ब खुद रेगुलेट कर देते हैं एक फीडबैक मैकेनिज्म को, जिसमें आपके पास कुछ जीन्स एक्टिवेट होते हैं और कुछ सप्रेस हो जाते हैं। जाहिर है जब एक ने एक्टिवेट होना है, टर्न ऑन होना है, कुछ जीन्स ने, कुछ मैकेनिज्म्स ने, किसी बायोलॉजिकल क्लॉक की किसी पार्टिकुलर चीज ने, जैसे अगर किसी ने वेकफुलनेस फील करनी है, सुबह जागना है, तो आपके जो सोने के अमल वाला क्लॉक है, जो आपकी वो सर्काडियन रिदम है, उसे तो टर्न ऑफ होना होगा ना। तो एक सप्रेस हो जाता है, दूसरा आपके पास एक्टिवेट हो जाता है। आपके पास जो क्लॉक जीन्स है ना, ये आपके पास मेन कंपोनेंट है सर्काडियन क्लॉक का। जो सर्काडियन क्लॉक है वो इसके बगैर अपनी परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकता। और ये सारे के सारे जीन्स ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और उनकी वजह से जीन्स की एक्सप्रेशन हो जाती है। ये जीन एक्सप्रेशन जो होती है ना इसकी, ये बिल्कुल एक साइकिल के फॉर्म में होती है। जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हुआ, जहाँ पे एंड हुआ वहां से एक नया स्टार्ट हुआ, क्योंकि 24 घंटे बाद सेम प्रोसीजर्स ने दोबारा होना है। और ये पूरा जो एक साइकिल होता है हमारे पास जिसमें जीन क्लॉक से इन्वॉल्व है, ये आपके पास 24 आवर्स का टाइम लेते हैं, मतलब एक दिन में ही होगा। ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्लॉक जीन्स है। ठीक है, ये क्लॉक जीन्स जो है ना, तो ये जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं आपके पास, ये क्या करते हैं, ये आपके पास एक्टिवेट कर देते हैं, इनकी वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं पॉजिटिव एलिमेंट्स की वजह से नेगेटिव एलिमेंट्स। और फिर ये नेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये पॉजिटिव एलिमेंट्स की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। मैंने क्या कहा, जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है यानी जो ऐसे जीन्स हैं जिन्होंने क्लॉक की एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, सर्टेन जीन्स को एक्टिवेट करना है उसकी एक्सप्रेशन को, वो क्या करते हैं, उनकी वजह से नेगेटिव एलिमेंट्स जो है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और फिर नेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो आके पॉजिटिव एलिमेंट्स को सप्रेस कर लेते हैं। इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। अब आपके पास जीन्स जो है ना, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में आपके पास ये बायोलॉजिकल क्लॉक की जीन्स तो डिफरेंट हो सकते, लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल और ये जो बेसिक मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, ये सब के सब ऑर्गेनिज्म में सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से लेके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक यही पार्टिकुलर मैकेनिज्म होगा जीन्स के एक्टिवेशन का, क्लॉक जीन्स का, बायोलॉजिकल क्लॉक्स का, कि पॉजिटिव एलिमेंट आएगा वो क्लॉक जीन्स को एक्टिवेट करेगा, क्लॉक जीन्स क्या करेंगे, वो नेगेटिव एलिमेंट को एक्टिवेट करेंगे और नेगेटिव एलिमेंट स्टॉप कर देगा पॉजिटिव एलिमेंट्स की एक्टिविटी को। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैमल्स में सर्काडियन क्लॉक का क्या मैकेनिज्म है। मैमल्स में सर्काडियन क्लॉक के मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट है आपको पता चल जाए कि आपके पास बायोलॉजिकल क्लॉक में कौन कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं सारी की सारी एक्टिविटी को करने के लिए। तो आपने इन सब जीन्स को याद रखना है। यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दीज जीन्स बिकॉज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल इन द बायोलॉजिकल क्लॉक। तो यही वो है जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते थे, यही हमारा मेन टॉपिक है जीन क्लॉक। तो ये वो जीन्स है जिनकी वजह से बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेट होती है। तो अभी हम मैमल्स में पढ़ रहे हैं, मैमल्स में हम भी आते हैं, बाकी तमाम मैमल्स इसमें। पहला आपके पास जो जीन है वो है ब्रेन एंड मसल ARNT लाइक प्रोटीन 1। ब्रेन एंड मसल ARNT लाइक प्रोटीन 1 आपके पास एक जीन है। उस
को हम एब्रीवेट करते हैं BMAL1। तो BMAL1 क्या है आपके पास? ये एक जीन है जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक में रोल प्ले करता है। BMAL1 की एब्रीवेशन क्या है? ब्रेन एंड मसल ARNT लाइक प्रोटीन 1। इसके बाद जो आपके पास सेकेंड जीन है वो है क्लॉक। क्लॉक भी आपके पास सेकेंड जीन है। इसके अलावा आपके पास एक और जीन है NPAS2। तो NPAS2 की जो है तो आपके पास एब्रीवेशन क्या है? न्यूरोनल पास डोमेन प्रोटीन 2। तो न्यूरोनल पास डोमेन प्रोटीन 2 भी आपके पास एक जीन है जो कि इन्वॉल्व है बायोलॉजिकल क्लॉक में। फिर है आपके पास पीरियड भी एक जीन है, उसके लिए जो हम यूज करते हैं एब्रीवेशन दैट इज पर 1 2। तो अगर पर 1 2 लिखा आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पीरियड की बात हो रही है। अगर एन पास 2 लिखा आ जाए तो न्यूरोनल पास डोमेन प्रोटीन 2 की बात हो रही है। अगर BMAL1 लिखा आ जाए दैट मीन्स दैट ब्रेन एंड प्रोटीन ARNT लाइक प्रोटीन 1 की बात हो रही है। फिर अगर आपके पास CRY12 लिखा आ जाए तो इसका मतलब है कि क्रिप्टोग्राम की बात हो रही है आपके पास। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है आपके पास क्रिप्टोग्राम की बात हो रही है। क्रिप्टोक्रोम, तो क्रिप्टोक्रोम की बात हो रही है आपके पास। ये क्रिप्टोक्रोम है, सॉरी मुझसे मिसस्पेल हो गया यहाँ, लेकिन दैट इज क्रिप्टोक्रोम। इसके बाद दो और जीन्स है, एक है आपके पास रेव ERB अल्फा एंड दूसरा है रोर अल्फा। तो रेव ERB अल्फा की अब क्या एब्रीवेशन है? तो रेटिनॉइड एसिड रिलेटेड ऑर्फन न्यूक्लियर रिसेप्टर। रेटिनॉइड एसिड रिलेटेड ऑर्फन न्यूक्लियर रिसेप्टर का क्या काम है कि ये आपके पास ये जो BMAL है ना, तो इसकी ये जीन इस जीन की एक्टिविटी को सप्रेस कर देता है, इस जीन को टर्न ऑफ कर देता है। ये वाला जीन इसकी एक्टिविटी को खत्म कर दे, इसे टर्न ऑफ कर देता है, फिर ये फर्दर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। लेकिन रॉर अल्फा क्या करता है? ये अगर आपके पास BMAL इनएक्टिव फॉर्म में है तो इसको एक्टिवेट कर देता है, इसके इन जीन्स को टर्न ऑन कर देता है। अब ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता कैसे है मैमल्स में, अब हम वो पढ़ेंगे। But before going to that, all of you must know about all of these genes: BMAL1, clock, and PAS2, PER12, CRY12, Rev ERB alpha, and ROR alpha. You must know about all of these genes. Okay, now moving forward toward the mechanism. तो मैकेनिज्म में क्या होता है आपके पास? साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि BMAL1 जीन जो है आपके पास ब्रेन मसल ARNT लाइक प्रोटीन 1, ब्रेन मसल ARNT लाइक प्रोटीन 1 क्या करता है? ये तो या आपके पास बाइंड हो जाएगा न्यूरोनल पास डोमेन प्रोटीन 2 के साथ, न्यूरोनल पास डोमेन 2 के साथ, या ये बाइंडिंग कर लेगा, या फिर ये क्लॉक डोमेन के साथ क्लॉक जीन्स के साथ बाइंडिंग कर लेगा, या इसके साथ बाइंडिंग कर लेगा, या इसके साथ बाइंडिंग कर लेगा। तो जब बाइंडिंग कर लेगा ये इस जीन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये आपके पास एक हेट्रो डायमेरिक यूनिट बना लेगा। अब हेट्रो डायमेरिक यूनिट क्या? डायमेरिक यूनिट का मतलब कि जिसमें दो यूनिट हों। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, लेकिन वो दोनों की दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो ये हेट्रोडाइमेरिक यूनिट में आपके पास जब BMAL और NPAS2 या फिर BMAL या फिर क्लॉक कंबाइन हो गए तो ये भी बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोटीन है और ये भी बिल्कुल मुख्तलिफ जीन है। तो जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते तो डायमेरिक यूनिट तो है, लेकिन हेट्रो का मतलब चेंज है, तो ये हेट्रोडायमेरिक यूनिट है। जब ये आपके पास साइटोप्लाज्म में कंबाइन हो जाते हैं फिर क्या होता है? फिर ये हेट्रोडायमेरिक यूनिट जो है तो ये आ जाता है न्यूक्लियस में, क्योंकि सबको पता है कि प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होती है? आपके पास न्यूक्लियस में होती है। तो साइटोप्लाज्म से फिर ये जो क्लॉक जीन्स है ये मूव कर लेते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस में क्या होता है? अगर इसने BMAL1 ने NPAS के साथ या फिर BMAL1 ने क्लॉक के साथ कॉम्बिनेशन की, दोनों में किसी के साथ भी, तो फिर क्या होता है? ये फिर ईबॉक्स के साथ जो हमने पढ़ा था ना कि आपके पास पीरियड है पर 1 2 और इसके अलावा आपके पास क्रिप्टोक्रोम है क्राई 1 2।
तो ये जो है तो ई बॉक्स के या फिर ये ई बॉक्स के 1 2 पर 1 2 के ई बॉक्स के साथ बाइंडिंग कर लेंगे या फिर क्राई के ई बॉक्स के साथ बाइंडिंग कर लेंगे। अब ये ई बॉक्स क्या है आपके पास? ई बॉक्स आपके पास प्रोटीन जीन का वो हिस्सा, ये जीन के प्रोमोटर रीजन में होता है। अब आप कहोगे कि प्रोमोटर रीजन क्या होता है? आपके पास एक डीएनए होता है, डीएनए का वो सीक्वेंस जहां पर प्रोटीन्स बाइंड हो सकते हैं, जहां पर प्रोटीन बाइंड हो सकते हैं उसे कहते हैं प्रोमोटर। आपके पास वो पार्ट डीएनए का जहां प्रोटीन बाइंडिंग कर सकते हैं, और बाइंडिंग के बाद जब प्रोटीन बाइंड कर जाएं तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाती है, उस जगह को प्रोमोटर रीजन कहते हैं। इसको ऐसे याद रखिए कि प्रोमोटर है तो आपके पास प्रोमोट करता है जीन की ट्रांसक्रिप्शन को। ठीक है, तो कहते हैं कि ई बॉक्स क्या है? ई बॉक्स आपके पास वो पोर्शन है जीन्स का कि जहाँ पे आपके पास प्रोटीन्स आके बाइंड करते हैं और बाकी जीन्स को रेगुलेट करते हैं। तो जो PER1 जो कि पीरियड 1 2 और आपके पास क्रिप्टोक्रोम 1 2 है, इनमें से किसी के साथ भी बाइंड हो जाएगा। तो जब इनके साथ ये आपके पास हेट्रोडाइमेरिक यूनिट बाइंड हो गया तो क्या होगा? इसके रिजल्ट में जब इन्होंने बाइंडिंग कर ली इसके साथ, तो ये क्या करेंगे? ये इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। इसके साथ बाइंड होते ही इसकी एक्टिविटी इन्होंने इनहिबिट कर दी। तो जब इसकी एक्टिविटी इन्होंने इनहिबिट कर दी तो क्या होगा? इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो गई, अब ये भी बदला लेगा कि मैं भी ऐसे नहीं छोड़ूं। तो ये क्या करता है? ये फिर इनकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, इनकी क्वांटिटी स्लोली स्लोली कम होती जाती है, इनका लेवल इन जीन्स का कम होता जाता है और एज अ रिजल्ट इनकी एक्टिविटी भी खत्म हो जाती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आपके पास क्लॉक जीन्स है ना, तो इनकी रेगुलेशन और एक्टिवेशन आपके पास 2 लूप्स में होती है। फर्स्ट लूप, लूप मतलब साइकिल, फर्स्ट लूप आपके पास ये है और सेकंड लूप इसके बाद आएगा। तो फर्स्ट लूप आपने देखा किसमें? आपके पास क्राई जीन्स और पर 1 2 जीन्स यूज हुए। क्या हुआ ये आपको एक बार फिर से बता दें कि BMAL जो है तो साइटोप्लाज्म में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए, हेट्रोडाइमेरिक यूनिट बनाया। हेट्रोडाइमेरिक यूनिट जब न्यूक्लियस में गया उसने ई बॉक्स के साथ कॉम्बिनेशन की, ई बॉक्स के साथ कंबाइन हुआ तो ई बॉक्स ने उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। जब उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो गई तो इसने फिर ई बॉक्स में जो जीन्स मौजूद थे पर 1 2 और क्राई 1 2, उनकी एक्टिविटी को इसने स्टॉप कर दिया और वो स्लोली डिसलाइन हो गए, उनके लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो पर एंड क्राई जीन्स है ये खुद ही अपनी ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट लूप हो गया, यानी फर्स्ट साइकिल कैसे हुआ। अब हम हमारे पास बायोलॉजिकल क्लॉक में 2 साइकिल्स होते हैं, 2 साइकिल्स होते हैं, 2 लूप्स होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लूप में क्या होगा? सेकेंड लूप में आपके पास वैसे ही होगा, वहां साइटोप्लाज्म में आपके पास हेट्रोडाइमेरिक यूनिट बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास न्यूक्लियस में ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो मैं बता रही हूँ न्यूक्लियस में होगा कि BMAL1 जीन या क्लॉक के साथ या फिर एनपास के साथ कंबाइन हुए और यहाँ पे हेट्रोडाइमेरिक यूनिट बनाया है। तो ये ई बॉक्स ROR अल्फा के साथ या फिर REV बीटा अल्फा के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो REV आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि इसकी क्या एब्रीवेशन है। ये आपके पास है रेटिनोइक एसिड रिलेटेड ऑर्फन न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब ये जो आपके पास ये ई बॉक्स REV अल्फा है ना, ये आपके पास क्या करता है? ये वाला इनहिबिट करता है एक्टिविटी को, BMAL1 की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में लड़ते हैं कि जो कामयाब हो गया, जो इन दोनों में से वही अपना काम करेगा। तो अगर आपके पास ROR अल्फा कंबाइन हो गया तो फिर ये क्या करेगा? क्योंकि इसका काम तो एक्टिवेशन है BMAL का, तो ये BMAL को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा BMAL1 तो ये आपके पास प्रोटीन को प्रोड्यूस करेगा। जैसे ये प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा तो फिर से हेट्रोडाइमर यूनिट बना लेगा ये BMAL1 या एनपास के साथ या फिर क्लॉक के साथ, और फिर जैसे ही हेट्रोडाइमर यूनिट बनेगा वो दोबारा से न्यूक्लियस में एंटर होंगे और न्यू साइकिल बनाएंगे। सो ये काफ़ी सिंपल सा था, आपको आई होप समझ आ गई होगी।
अब ये होता कैसे, ये BMAL1 और ये क्लॉक दोनों मिलके कैसे आपके पास एक्टिवेशन करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन करते हैं क्लॉक जीन्स की। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब आपके पास DNA से सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनता है और RNA से फिर प्रोटीन बनते हैं, बस हम सिंपल कह सकते हैं ना कि जो क्लॉक जीन्स के प्रोटीन्स है, हर एक फंक्शन बॉडी का परफॉर्म बेसिकली प्रोटीन्स ही करते हैं। ठीक है, अगर कोई डिफेक्ट है तो वो भी किसी फॉल्टी प्रोटीन की वजह से, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो भी प्रोटीन्स की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो BMAL1 है और ये क्लॉक, अगर ये क्लॉक के साथ मिल गया या फिर ये उस दूसरे जीन के साथ मिल गया जिसको हम कहते हैं NPAS2, तो ये कैसे एक्टिविटी को, बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्काडियन रिदम को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ना, उनमें मॉडिफिकेशन हो जाती है क्लॉक प्रोटीन्स की। उन प्रोटीन्स का जो हिस्टोन प्रोटीन्स इस DNA में मौजूद है ना, इसके जेनेटिक मटेरियल में, उसको कहते हैं हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज। उनकी वजह से एक्टिविटी प्रोटीन की, क्लॉक की प्रोटीन्स की इनहेंस हो जाती है। फिर यही हैट जो है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, इसकी वजह से आपके पास ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है और इन्हीं हिस्टोन में मॉडिफिकेशन हो जाती है। जब इन हिस्टोन में मॉडिफिकेशन होती है तो आपको पता है ना कि जो क्रोमोसोम है उसमें काफ़ी कंडेंसेशन हुई होती है, तो उसकी जो कंडेंसेशन हुई होती है उसको ओपन कर लेते हैं। जैसे आपके पास कोई धागा है और वो आप जो पतंग का मांझा होता है उसकी वाइंडिंग हुई होती है ना, तो जब आप पतंग उड़ाते हो उसे खोलते, तो इसी तरह इन जीन्स की एक्टिवेशन के लिए भी ज़रूरी है कि क्रोमेटिन मटेरियल खुल जाए। तो इस क्रोमेटिन मटेरियल को जो है आपके पास हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज ओपन कर लेता है, और जैसे ही हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज उसको ओपन करता है तो वो फिर सामने आ जाते हैं और अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो RNA पॉलीमरेज 2 है वो आ जाता है और ट्रांसक्रिप्शनल के फैक्टर्स उसके पास सामने आ जाते हैं, और आपके पास जो प्रोटीन्स रिक्वायर्ड हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल क्लॉक्स।